खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले अमृतपाल ने अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं, उनको खुली चुनौती देते हुए धमकी दे दी है कि जैसा हाल हमने इंदिरा गांधी का किया था वैसा ही आपका किया जाएगा। और अमृतपाल ने बाकायदा खुले मंच पर यह अमित शाह को धमकी दी है और उसने कहा कि पंजाब में अब बच्चा बच्चा खालिस्तान की मांग कर रहा है और यह मूवमेंट हम खुले तौर पर चला रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करें, पूरी फौज भी लगा देंगे तो भी हमारा यह अभियान खालिस्तानी मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। यह बहुत गंभीर है कि इस तरह की खुली धमकी इस देश के अंदर दी जा रही है, कोई विदेशी धरती पर नहीं। आपको बताएं कि यह जो अमृतपाल सिंह है, आपको सिद्धू मूसेवाला याद होगा, वो संदीप सिंह उर्फ सिद्धू, उसकी बरसी पर यह बोल रहा था वारिस पंजाब दे। ये एक संगठन है और इस संगठन के बैनर तले खालिस्तान की मांग के लिए देश ही नहीं कई देशों के अंदर यानी विदेशों की धरती पर भी यह आंदोलन चलाया जा रहा है। कहीं मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, कहीं जो है तिरंगा यात्रा निकालने वालों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पंजाब के अंदर बाकायदा कई मंदिरों पे भी हमले हुए और ऐसे नेताओं को भी खुली धमकी दी गई और कुछ की हत्या भी कर दी गई। इस तरह से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पंजाब के माहौल को खराब करने के लिए कुछ लोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस बीच में पंजाब के कुछ लोगों से, जिसमें कि सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, ऐसे लोगों से हमारी बात होती है। वो ये कहते हैं कि देखिए, आमतौर पर कोई भी पंजाब के हालात को इस तरह से खराब नहीं होने देना चाहता, लेकिन क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल सिंह जैसे लोग हैं, ये जो खुलकर इस तरह से हमला कर देते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ पंजाब की जो वर्तमान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खुला इस तरह से मंच पे बोल रहे हैं, पुलिस मौजूद थी तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि ये करेंगे नहीं, इनको गिरफ्तार करना नहीं है, इनको खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को ऐसे ही बढ़ावा देना है। और अब पंजाब में ये कह रहे हैं कि जब पुलिस नहीं कोई कार्रवाई कर रही तो आम आदमी इनके विरुद्ध कैसे खड़ा हो? आम आदमी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर ये अगर हमला करेंगे, और ये करते भी हैं, जो भी कोई इनके विरुद्ध बोला है ये इकट्ठे होकर के उसके घर पहुंच जाएंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। कोई नहीं मानता है तो हमला कर देते हैं और उसकी कंप्लेंट अगर कोई पुलिस को कर दे कि साहब फला आदमी आया है और वो खालिस्तान की बात कर रहा है और हमसे भी कह रहा है सहयोग करो, तो पुलिस कुछ नहीं करती। और इसलिए ऐसे मूवमेंट चलाने वालों को बढ़ावा मिल रहा है। पंजाब की हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान से आए दिन नशे की खेप आ रही है, हथियार आ रहे हैं, हालांकि बीएसएफ चौकन्नी है और इसलिए आप सुनते होंगे रोज ऐसे कई ड्रोन मार गिराए जाते हैं जो हथियार और नशे के सामान को लेकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश के अंदर जब ऐसे लोग खड़े होंगे और गुंडागर्दी के बल पर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इससे कौन बचा सकता है? आपको याद होगा 80 का दशक, पंजाब में इसी तरह का मूवमेंट चलाने वाले लोग थे। लेकिन जब ये अमृतपाल बात करते हैं इंदिरा गांधी की, तो भाई इंदिरा गांधी ने आपके खिलाफ कुछ किया तो आज की सरकार में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने क्या किया? वो मैं इतिहास में नहीं जाता हूं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, वो पंजाब के लोग बेहतर जानते हैं कि किसको क्या सपोर्ट किया और एक राजनीतिक समीकरण, चुनावी गठजोड़ के लिए क्या क्या चीजें हुई, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आप अगर मोदी सरकार को देखेंगे तो 2014 के बाद से मोदी सरकार का फोकस किस बात पे है? सिखों की कम्युनिटी में उनको मान सम्मान और रक्षण के लिए जो भी केंद्र सरकार की योजना है, क्या वो सिखों को नहीं मिल रही है? अल्पसंख्यक के दर्जा होने के कारण जो दलित, बौद्ध, जैन और मुसलमानों को और ईसाइयों को जो सुविधा मिल रही है, क्या वो सिखों को नहीं मिल रही है? मोदी सरकार ने तो इतना किया कि जो सीए लाए, लोग विरोध में हो गए। किसके लिए सीए आया? केवल इसलिए कि 3 देशों के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो सिख हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, वहां हमले हो रहे हैं, उनको कैसे इस देश में लाया जाए और उनको देश की नागरिकता दी जाए। आपने अब से पहले कोई सुना है, कोई देखा कि कोई नॉन सिख प्रधानमंत्री हो और वो पगड़ी लगाकर
गुरुद्वारे में जाकर जैसा मत्था टेकते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं। ये इसलिए होता है कि वो वोट के लिए नहीं, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, सरकार भी नहीं बना पाए और आगे भी उम्मीद नहीं है कि वहां कुछ वो सरकार अभी हालात जो हैं वो बना पाएंगे। तो भी मोदी जो कर रहे हैं वो सिखों की वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। मोदी ने इसलिए किया क्योंकि सिख हिंदू ही हैं और हिंदू में से ही कोई एक भाई परिवार का वो सिख बन जाता था, यानी शिष्य बन जाता था गुरु जी का, और इसलिए देश की रक्षा के लिए खड़ा होता था। अमृतपाल जी कहते हैं कि हमारा अधिकार है, पहला अधिकार हमारा इस देश पर है। मैं एक बात और कहता हूं, अमृतपाल जी हों या बाकी कोई लोग हों जो इस तरह से अलग खालिस्तान मांगते हैं। अमृतपाल जी, आप बहुत छोटी बात कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान दे दो, यानी अलग दे दो, एक टुकड़ा मांग रहे हैं। जैसे पाकिस्तान 1947 में बना, आप कहते हैं पंजाब, आपकी परिकल्पना मुझे नहीं पता, मेरे से कभी ऐसी बात नहीं हो, लेकिन सुनता हूं मैं कि ये कहते हैं कि साहब पंजाब को अलग देश बना देंगे, कुछ एरिया उसमें हिमाचल का, कुछ वैसा, कुछ पाकिस्तान का। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा देश आपका है, आप केवल खालिस्तान की बात कर रहे हो, पंजाब की। अमृतपाल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये देश पर आपका अधिकार है, तो पूरे देश पर है ना, हम भी आपके हैं भाई, हम और आप अलग थोड़ा ही हैं। सिख और हिंदू, हिंदू और सिख एक ही है। इस भारत माता के जितने सपूत हैं वो सब एक मां के पूत हैं और सब एक भाई भाई हैं। तो फिर अलगाववाद की बात क्यों, अलग देश की बात क्यों? 1947 में जिन लोगों ने अपने लिए अलग टुकड़ा मांगा, उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सिखों के गुरु हुए हैं सिख पंथ में, सिख धर्म में, वो कह के गए हैं। उनके आप इतिहास को पढ़ते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो इसलिए उनको तो विचारधारा ना मिलने के कारण एक अलग टुकड़ा दे दिया, और ये जो बचा है इस पर पूरे भारत पर पूरे सिखों का अधिकार है। तो फिर पंजाब नहीं, खालिस्तान नहीं, पूरे भारत की बात करो, और पूरे भारत नहीं, अब तो अखंड भारत की बात करो। अमृतपाल जी, बहुत अच्छा होगा कि आप ये बात करें कि हम अखंड भारत इस देश को बनाएंगे। ये जो 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, जो हमारे गुरुजन थे, उन्होंने कोई इस टुकड़े की कल्पना थोड़ी ही करी थी। इसकी कभी कल्पना की थी कि भारत के टुकड़े होंगे? इस देश में कितने ही आक्रमणकारी आए, शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, तो कितना बलिदान उन गुरुजनों ने दिया है। किस लिए? ये देश बटे नहीं, ये देश कटे नहीं, ये देश कमजोर ना हो। गुरुओं की ये धरती, गुरुओं का ये त्याग इसलिए था कि हम सब एक होकर रहें और ये अखंड भारत, ये सब अखंड रहे। तो अमृतपाल जी, अच्छा होगा कि आप पूरी दुनिया में एक अभियान चलाएं कि अखंड भारत लेकर रहेंगे और मिलकर के इसकी व्यवस्था को चलाएंगे। आप भी आइए, पंजाब की राजनीति में आइए, विधायक बनिए, सांसद बनिए और फिर राज करिए, पंजाब पर राज करिए। कोई सिख आता है तो वो हरियाणा में भी आ जाओ, उत्तर प्रदेश में भी आ जाइए, सब जगह हैं। कहीं व्यापार कर रहे हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कहीं सेना में हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसको कौन नकार सकता है? सिखों के त्याग को कौन नकार रहा है? जिसको जरा भी इतिहास की जानकारी है वो तो नकार सकता ही नहीं है। तब फिर आप एक छोटे टुकड़े की मांग क्यों कर रहे हैं? पूरे देश की बात करें, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आप खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अखंड भारत की बात करनी चाहिए। जैसा व्रत गुरु नानक देव जी के समय में भारत का रूप था, उससे भी पहले जो भारत था इतिहास में दर्ज है, वैसा बनाइए। लेकिन जिस तरह की ये भाषा बोली जा रही है, जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, इसके पीछे की जब परतें खुलने लग रही हैं तो पता लग रहा है कि जॉर्ज सोरस जैसे लोग कोई एनजीओ बना करके इस तरह की फंडिंग करने में लगे हुए हैं कि इस देश को कैसे कमजोर किया जाए। तो कमजोरी का एक ही तरीका है कि आपस में लड़ा दो, आपस में फूट डाल दो, भाई को भाई से लड़ा दो। और इसीलिए कुछ लोग इस अभियान में टूल किट का हिस्सा बनकर इस तरह का काम करने में लगे हुए हैं।
वो अलग से पहचाने भी जा रहे हैं। अब रही कार्रवाई की बात, तो मोदी सरकार जब से आई है, हमने देखा है किसान आंदोलन चला, पंजाब के बहुत सारे किसान वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, लाल किला कांड भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार थी, अमित शाह ही थे जिन्होंने ये कह दिया था पुलिस को, आपको लाठी भी नहीं चलानी, गोली तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ सिख भी थे और उसमें ऐसे बहुत सिख थे जिसको ना तो खालिस्तान से कोई लेना देना है, ना अलगाववाद से कुछ लेना देना है, और तिरंगे की शान बान के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर दें, ऐसे लोग थे। तो कहीं गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, कुछ लोगों की शरारत के कारण कोई ऐसा व्यक्ति जो देश हित की बातें करता हो उस पर कोई डंडा ना चल जाए, इसलिए आदेश था। और आपको याद होगा दिल्ली पुलिस के 300 के करीब जवान घायल हुए थे, पिटते रहे बेचारे, लेकिन रिवॉल्वर यहां लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक गोली नहीं चलाई। क्यों? अमित शाह का आदेश नहीं था। आज ऐसे ही अमित शाह के विरुद्ध आप इस तरह की बातें करेंगे कि जो इंदिरा के साथ किया वो हम अमित शाह का हाल करेंगे? ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं अमृतपाल जी से कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस और भाजपा और अमित शाह, आप जब इसकी तुलना कह रहे हैं, क्या ये एक हो सकते हैं? आप दोनों को एक ही पलड़े में तोल रहे हैं, बस यही समझ है। मेरा कहना है कि इस बारे में थोड़ा विचार करें, और जब समझेंगे टूल किट के आधार पर कौन इस देश में क्या करना चाहता है, उसकी चाल समझेंगे, तो इस तरह की भाषा इस देश में बोलना बंद करेंगे और एकजुट होकर अखंड भारत बनाने के लिए इसके लिए काम करेंगे। वंदे मातरम।